हेलो एंड वेलकम टू सेलिब्रेटिंग आर्ट्स विद शैलजा त्रिपाठी। आज हमारे साथ मधुबनी आर्ट पर बातचीत के लिए मौजूद हैं वेरी यंग एंड पैशनेट आर्टिस्ट अविनाश कर्ण। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बिहार की एक पारंपरिक कला है जिसका नाम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पर है। ये एक प्राचीन कला है और माना जाता है कि पहले ये सिर्फ महिलाओं द्वारा ही प्रैक्टिस की जाती थी, पर आज पुरुष कलाकार, महिलाएं कलाकार सब इसको कला को करते हैं। अविनाश कर्ण इसका एक सजीव उदाहरण है। ये 2014 से इस कला से जुड़े हुए हैं और इनके काम की खासियत ये है कि ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल को कंटेम्प्रेरी ट्विस्ट देते हैं, कंटेम्प्रेरी थीम्स पर काम करते हैं। ये जो काम था, जो कभी सिर्फ पेपर पे हुआ करता था, इन जैसे कलाकारों ने उसे मॉडर्न चीज़ों पर ला दिया है, जैसे कि जूट पर। और इनकी फिगर्स बहुत मॉडर्न है, पर जो टेक्निक है वो मधुबनी आर्ट से प्रेरित है। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कलेक्शंस में, म्यूजियम्स में, गैलरीज में अविनाश की पेंटिंग्स इंक्लूडेड हैं। अविनाश, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले मैं आपसे सवाल जो होगा मेरा, वो मधुबनी की हिस्ट्री को लेकर है कि मधुबनी शैली का जन्म कैसे हुआ और इसका जो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो क्या है। हिस्टोरिकली अगर हम पहले बात करें तो इसका सबसे पहला उल्लेख हमें विलियम जे आर्चर के आर्टिकल से मिलता है, जो 1933 के भूकंप के बाद उन्होंने फोटोग्राफ लेने के बाद 46 में इसको पब्लिश किया था माग मैगजीन में। तो उससे पहले लोग कहते हैं कि रामायण काल के टाइम में जनक जी ने इस कला से जो है पूरे मिथिला क्षेत्र को पेंट किया था। लेकिन हम श्योर नहीं है कि ये इतना पुराना है या नहीं है। हालांकि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसके जो पैटर्न्स हैं, ड्राइंग्स हैं और जो कुछ आकृतियां हैं जो म्यूजियम में हमें नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलती है, उससे हम बहुत ही रिलेटेबल है और बहुत ही सिमिलर काइंड के पैटर्न्स हमें प्राप्त होते हैं। तो हम इसको बहुत ज्यादा दूर तक ना ले जाते हुए हम इंडस वैली तक जरूर रख सकते हैं। और और इंडस वैली का भी जो कनेक्शन है वो प्रागैतिहासिक आकृतियों से भी बहुत सारे देवी देवताओं का जो चित्रण है वो मैच होता है। तो हम इसको फिर उसके थ्रू प्रागैतिहासिक काल से भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मिथिला पेंटिंग को इंडस वैली तक सीमित रखना ज्यादा हमें उचित लगता है। और इसके जो नामकरण है मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग, इसमें ज्यादा उचित मुझे मिथिला पेंटिंग ही लगता है, क्योंकि ये कल्चरल, मिथिला के पूरे कल्चरल चीजों को डिनोट करती है। और मधुबनी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो गांव है उसमें इसके सोफिस्टिकेटेड वर्जन, जो वेल डेवलप्ड जो मिथिला आर्ट कहते हैं, वो देखने को मिलता है। जी। आपने मधुबनी के बारे में बात करी, मिथिला के बारे में बात करी। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि एक रांटी जैसी जगह से, जो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा, अब वहां से आते हैं और आज मधुबनी या मिथिला के क्षेत्र में अपना इतना बड़ा नाम बनाते हैं। आज हम कभी म्यूजियम्स में जाते हैं, गैलरीज में जाते हैं, किसी कलेक्टर के यहाँ जाते हैं और आपकी पेंटिंग वहां देखते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। बट अविनाश कर्ण जो आर्टिस्ट बना, वो इसलिए तो नहीं बना होगा कि हाँ मेरी पेंटिंग्स एक टाइम में लाखों में बिकेगी इसलिए मैं आर्टिस्ट बन रहा हूँ, या कि उस बड़े कलेक्टर के घर में होगी या उस बड़े म्यूजियम में होगी। वो पैशन जो था जिसके लिए आपने मिथिला पेंटिंग को चूज किया, उस पैशन के बारे में बताइए। कई बार क्या होता है कि कलाएं कलाकार कला को चुनती है, कई बार ऐसा होता है कि कलाएं कलाकार को चुनती है। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि जो कला है वो मुझे चुनी, क्योंकि मैं इसका फैमिली, मेरा लीनियज रहा है जो कलाकारों का लीनियज है। तो मैं बचपन से ही करता रहा हूँ और फिर उसके बाद बहुत सारे जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम आर्ट है वो इतना दूर पहुंच गई, हमारा आर्ट अभी तक मेला आर्ट फेयर और ये जो छोटे छोटे हार्ट्स हैं उसके ही पार्ट रहे हैं। तो इसको हम कैसे आगे ले जा सकें। और दूसरा था कि जो कल्चरल चीजें हैं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो उसको हम कैसे रिस्टैब्लिश करें। तो ये जो एक कलाकार की प्रकृति होती है वही उसे अपन उसकी दिशा में ले जाती है। तो मेरी प्रकृति यही थी कि मैं अपने कल्चरल चीजों से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ और अपने आर्ट को कैसे हम आगे ले जाए इसके प्रति काफी चिंतित
रहता था मैं। तो फिर मैंने पढ़ाई किया इसके आर्ट, मतलब पूरे आर्ट फील्ड को जानने के लिए मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। स्कल्पचर में हालांकि किया था, बट वो स्कल्पचर का जो हमारी पढ़ाई थी वो भी बहुत काम आई बाद में जाकर, जब मैंने मिथिला पेंटिंग के जो मिट्टी के दीवार पे किए जाने वाले काम है उस मिट्टी के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहीं ना कहीं मेरी जो स्कल्पचर की पढ़ाई है, मूर्तिकला, उसकी जो है उसके थ्रू ही आई थी ये इंटरेस्ट। और फिर मैं इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट ऑल्सो मीडियम। जैसे कि जब मिट्टी पे हम काम करते हैं तो हम उस मिट्टी को कैसे पोर्टेबल बनाएं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधा हो। तो फिर उसके बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड हुए। उसके बाद फिर मैंने इसको मिट्टी पे लाया, जूट के ऊपर मैंने मिट्टी को लेपा और उसमें बहुत सारी चीजें डाली, जो ऑर्गेनिक चीजें होती है उसको डालकर फिर उसके ऊपर फिर मैंने पेंट किया। जो मेरे बैकग्राउंड में वो भी जूट पे ही किया हुआ काम है। और इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो काफी, स्टार्टिंग में तो लोग रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज देखा ही नहीं था कि कोई कैनवस छोड़ के जूट और क्ले पे काम करके बेचे। तो लोग सोचते थे कि ये पता नहीं इसके साथ क्या होगा, नहीं होगा। बट इसकी जब ड्यूरेबिलिटी चेक हुई, लोगों ने इसको देखा गौर से, तो गैलरी इसको आर्ट फेयर में ले जाती है। आर्ट्स ऑफ द अर्थ गैलरी इसको आर्ट फेयर में ले जाती है और फिर वहां से आर्ट फेयर में इसका इतना प्रमोशन होता है, सारे पब्लिक जो प्रेस क्लिपिंग होती है उसमें इसका उसको दिखाया जाता है, तब जाकर लोगों को इस पे विश्वास होता है, फिर इसका ऑक्शन भी होता है। तो इस तरह से धीरे 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 करते करते जो हम अपने अपने पैशन के थ्रू, अपने डेडिकेशन के थ्रू, और जो मेरा कल्चरल जो वो है रिलेशन कल्चर के साथ, उसके थ्रू मैंने ये सब प्राप्त किया है। अ, आपके जो करियर है, आर्टिस्टिक करियर में टर्निंग पॉइंट्स कौन से रहे हैं अविनाश? और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप किससे हुए हैं? क्योंकि मधुबनी मिथिला पेंटिंग की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, बहुआ देवी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको प्रेरित करा मधुबनी को लेकर? अ, का, काम में जो सफाई है वो मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं इस तरह की चीजें ढूंढता हूँ तो मुझे गंगा देवी जी का काम में बहुत ही लाइन की जो परफेक्शन है वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती रही हमेशा से। और मैं रांटी गांव में रहता हूँ। यहाँ दो ऐसे प्रोमिनेंट गांव हैं, एक जितवारपुर और एक रांटी। जितवारपुर के लिए क्या कहा जाता है कि इसमें कलर्स के बहुत ही वेरिएशन मिलते हैं, मतलब कलर पे ज्यादा काम होता है, ज्यादा फील्ड वर्क होता है उसमें, कलर फिलिंग होता है। और रांटी में क्या होता है कि लाइन बेस्ड काम ज्यादातर होते हैं। और उसमें एक रीजन ये भी था कि जो जितवारपुर के कलाकार हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और इधर कायस्थ कम्युनिटी से। तो ब्राह्मणों का को कलर फिलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, और कायस्थों को लाइन वर्क में, जो बहुत ही डिटेल वर्क होते हैं। तो मेरी तो एक्सपोजर दोनों आर्ट से थी, तो लेकिन गंगा देवी की लाइन से मुझे बहुत ही वो होता था, अट्रैक्शन होता था। तो मैंने उनसे वो लाइन का परफेक्शन के लिए इम्प्रेस इन्फ्लुएंस हुआ, मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ। और फिर जो बाकी जितवारपुर की सीता देवी है, जगदम्बा देवी है, तो सबके थोड़े 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 वर्क्स के प्रभाव मेरे ऊपर आया। तो क्या होता है कि मेरा कलर और लाइन का दोनों बैलेंस हो जाता है। मैं कलर भी उतना ही यूज करता हूँ जितना लाइन यूज करता हूँ। और फिर जैसे लाइन की परफेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो कलर की परफेक्शन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने अपने खुद के पैलेट डेवलप किए कि हम ये पर्टिकुलर कलर यूज करेंगे, इसके ऐसे शेड्स यूज करेंगे, और ये मेरी पहचान होगी। और वो अपने आप आया, जैसा कुछ सोच के नहीं हुआ, वो अपने आप जैसे पता चला कि ये मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरा कलर है, यही मेरा लाइन है। तो इस तरह से डेवलप हुआ था। तो मेरे करियर में टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट जो 2014 में मैं लोका ज्वाइन करता हूँ। लोका एक स्कूल है बिहार में, जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और ग्रामीण बच्चों के लिए होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो शैरलॉट जी हैं, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया वहाँ पे आर्ट और इंग्लिश पढ़ाने का। और फिर मैं वहाँ पे पूरे स्कूल को हमने पेंट कर दिया था मैंने। तो उससे इनको बहुत ही अच्छा लगा और वो अपने मित्र प्रदीप सचदेवा से फिर मुझे मिलवाती हैं 2016 में। और वो फिर हम उनके साथ काम करते हैं। और फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जब हम वो प्रदीप सचदेवा एक आर्किटेक्ट हैं, अब तो वो गुजर गए, लेकिन इंडिया के प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट हैं। तो
उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी। और फिर उसके बाद 19 में मेरा एक ब्रेक थ्रू आता है, जब मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिलता है। इनविटेशन आता है मुझे, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, बट उन्होंने इनवाइट किया मुझे। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जर्नी हमारी आगे बढ़ जाती है बहुत सारी। अ, आपने जो पारंपरिक जो ये शैली है, जो आपने इसको कंटेम्पररी थीम्स पे काम करा, जो उसको ट्विस्ट दिया, ये आपने शुरुआत से ही अपने काम में रखा, या कोई ऐसी कुछ आपके साथ कोई एक्सपीरियंस था, या आपकी आपने जो पढ़ाई करी या आपका जो एक्सपोजर था, आपको लगा कि मुझे थोड़ा सा अलग अपनी लैंग्वेज, एक अलग लैंग्वेज बनानी पड़ेगी मिथिला पेंटिंग में। ठीक वैसे ही हुआ जैसे लाइन और कलर की बात मैंने कही, तो उसी तरह सब्जेक्ट के साथ भी यही हुआ था मेरा। कि जब मैं ये देखता था कि एक ही चीज को बनाने से क्या होता है कि उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो हमने उसमें वेरिएशंस लाने की कोशिश की। और लोगों का इंटरेस्ट भी उस टाइम बहुत ज्यादा था कि कुछ नया चीज देखने को मिले। तो जब मैं बहुत सारी चीजों से इंटरेक्ट करता, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है। फिर पढ़ाई भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इससे क्या होता है कि जो समाज में चल रही चीजें हैं उससे उसका पता चलता है, बाहर क्या चल रहा है उसका पता चलता है। तो बहुत सारी जैसे जियो पॉलिटिकल चीजें, फिर सोशियो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल, तो ये सारी चीजों को देखने का एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। और फिर हम उसको जो है अपने पेंटिंग के थ्रू जब प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो लोगों को ये बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो मैंने जिनको भी सिखाया उनको बस यही कहता हूँ कि आप जो है एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करिए, और उसके बाद उसको नरेट करिए अपने स्टोरी के थ्रू, अपने पेंटिंग के थ्रू। अ, एक जो आम आदमी है जिसने कभी मधुबनी आर्ट को नहीं देखा, अ, उसको नहीं पता मधुबनी आर्ट क्या होती है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि ये मधुबनी आर्ट है, ये वारली से या गौंड से या इस पेंटिंग से अलग है, उसके क्या अनोखे अद्भुत फीचर्स हैं जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं और आर्ट फॉर्म से। सारे आर्ट फॉर्म के तो अपने अपने आइडेंटिकल जो वो हैं, रेखाएं हैं उनकी, जो सब्जेक्ट है। क्योंकि आखेट के चित्र जो हमें वारली में देखने को मिलता है, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो जीवन शैली है वो उसी का विषय का चित्रण करेंगे। बल्कि हमारे, जबकि हमारे मिथिला में जो सामुदायिक चीजें हैं, कल्चरल चीजें हैं, उसको ज्यादा लोग उसमें प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी जो उनकी टेक्निक्स है, वारली की टेक्निक्स है, वो डिफरेंट है मधुबनी की टेक्निक से। उनके कलर सिलेक्शन है, दो ही कलर से वो काम करते हैं। हम वैरायटी ऑफ कलर से काम करते हैं। प्राइमरी के अलावा अब तो हमने नए नए कलर पैलेट्स भी डेवलप कर लिए हैं, तो कोई खास कलर पैलेट नहीं रह गया। लेकिन इससे हम ये देख सकते हैं कि ब्राइटनेस जो होता है कलर में, वो मिथिला पेंटिंग के चित्रों में मिलेंगे। फिर आप कलमकारी में जाएंगे तो उनके थोड़े से शेड्स हैं, उसके डार्क शेड्स के कलर से वो उनका आता है, बनता है। तो ये कलर के हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक मेरे मित्र हैं, आनंद दत्त करके। उन्होंने एक बहुत पहले मुझे एक बात कही थी कि आप जब जब मैं पढ़ाई कर ही रहा था उस टाइम, कि आप जब भी कभी काम करना तो ऐसा पेंटिंग करना कि एक रिक्शा वाले को भी समझ में आए, और एक जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उनको भी समझ में आए। और वो चीज मेरे मन में इतना घर कर गया कि मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ, कि कोई भी देख कर ये बता सके कि इसमें क्या बना है, कैसे, क्यों बना है, इसका मतलब क्या है। और सिर्फ मैं ही मतलब प्रेजेंट ना करके वो भी अपना मतलब कुछ उसमें लगा सके। तो ये एक खूबसूरती होता है एक पेंटिंग का। जितना सिंपल हो, सिंपल होना सबसे डिफिकल्ट काम है, बट जब एक आप सिंपलिसिटी अपने काम में प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत वाइडर ऑडियंस को वो चीज़ समझ में आता है। आप कौन कौन से थीम्स पे काम करते हैं अविनाश? क्योंकि आजकल कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट हैं, यू आर अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, तो आज के ऐसे कौन से थीम्स है जो आप ज्यादातर उनको उठाते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू? देखिए, जब एक इंसान, एक कलाकार जो होता है, वो अपने जीवन से ही प्रेरित होता है अधिकतर। और उसे जो चीज दिखता है, जो चीज उसे फील होता है, वही वो प्रेजेंट करता है।
तो मेरे लाइफ में जिस 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 फेज में जो जो चीजें मुझे अट्रैक्ट की, उसको मैंने एक्सप्रेस किया। कभी मैं पॉलिटिकल चीजों को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था, तो उसको मैं एक्सप्रेस करता था। आज मैं स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा इंगेज रहता हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल चीजें ही ज्यादातर कोशिश करता हूँ बनाने का, और वो भी पूरी प्रक्रिया के साथ। अगर मैं देवी देवता ही बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने चित्र बना दिए, जैसे कि आप बहुत सारे लोग करते हैं कि बस कहीं से फोटो देखा और उनके मन में आया और वो बना दिया। मैं उनकी आराधना भी करता हूँ, उनके बारे में पढ़ता भी हूँ, उनको महसूस भी करता हूँ, उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि जब मैं काम करूँ तो मेरा काम सफल हो जाए। और जब वो तैयार हो जाता है तो एक जो दिव्यता होती है वो महसूस होती है। तो आप जब भी कोई काम करते हैं, अपने दिल के हृदय के अंदर जो भी आपको महसूस होता है उस हिसाब से ही करते हैं। तो अभी फिलहाल जो मेरा करंट वर्क है, ज्यादातर स्पिरिचुअल चीजों पे ही होती है, आध्यात्मिक चीजों पे होती है। और जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं, विष्णु जी है मत्स्य अवतार में। तो अ, ये अभी हमारा करंट थीम। आपका जो इंडिया आर्ट फेयर में काम था, जो आप बताया कि एक माइलस्टोन था, टर्निंग पॉइंट था, वो भी लॉर्ड शिवा को आपने दर्शाया था, और जूट पे जो काम था, अ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे क्या? वो सबसे पहला काम था मेरे लाइफ का जूट पे, जिसे कि कुछ अमेरिकन जो हमारे मित्र हैं, जो पेंटिंग को देखते हैं लिखते हैं उसके बारे में, उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया था, नकार दिया था कि ये आगे बढ़ भी पाएगा आपका काम। लेकिन जब मैं निराश हो गया था, और फिर मीना वर्मा जी, गैलरी आर्ट्स ऑफ द अर्थ की जो है, वो उन्होंने देखा, तो सबसे पहले उसी पीस को उठाया और कहा कि मैं इसको आर्ट फेयर ले जाऊंगी। और उसके बाद से फिर नटराज का जो पहली बार जब लोगों ने देखा कि इस तरह से मधुबनी पेंटिंग को पहली बार जूट और क्ले के ऊपर बनाया गया है, और उसके भी बहुत ही डीप मीनिंग होते हैं नटराज के। नटराज सिर्फ एक छोटा सा अर्थ लेके नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी एक एक छोटी छोटी चीजें बहुत ही अर्थपूर्ण होती हैं। तो उस चीज से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, और मुझे काफी काम भी बाद में मिला। सब महादेव की कृपा है। जी। अ, आज आप अपने कोविड के बाद, जैसा आपने मुझे बताया कि कोविड के दौरान रात आप वापस चले गए थे, और आज आपने वहाँ पे एक स्टूडियो सेटअप कर रखा है, आज आप वहीं से काम करते हैं। तो आप अपने आसपास देख रहे हैं कि मधुबनी में आजकल क्या हो रहा है, तो उसका स्टेटस को क्या है मधुबनी की, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में, और कितने कलाकार आजकल काम में लगे हुए हैं? क्योंकि हम यहाँ से शहरों से बैठे हुए जो आम आदमी की समझ है, वो दिल्ली हाट तक ही मधुबनी समझ में आती है हमको। जो जमीनी स्तर पे जो काम हो रहा है मधुबनी में, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी हमको बताएं। जी, मधुबनी में जो काम हो रहा है वो पहले के मुकाबले बिल्कुल ही बदल गया है। और अभी फिलहाल लोग यहाँ पे ज्यादातर साड़ी और कपड़े इन सब पे काम करते हैं, क्योंकि उनको अभी वही काम उपलब्ध है। और इतने आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक फील होता है कि उनको वो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उस चीज़ से पहचान नहीं मिलती है। और दूसरा कि पैसे भी उसका उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो और जहाँ जिस भूमि पे मिथिला पेंटिंग का जन्म हुआ है, उसी भूमि पे आज क्राफ्ट लोग कर रहे हैं, बट पेंटिंग बहुत कम कर रहे हैं, ना के बराबर। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो इसका सबसे मुख्य मैं आपको एस्पेक्ट बताऊंगा, कि जो बाहर के आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जो जिनका जन्म या जिनका रिलेशन मिथिला कल्चर से नहीं रहा है, वो सीखते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि वो कई चीजें सीखे होते हैं, तो उसमें वो फ्यूजन करते हैं। जैसे कलमकारी का चीज पैटर्न उसमें डाल दिया, या मंडला का डाल दिया। तो हालांकि उसके भी अपने कस्टमर्स हैं, तो वो अपना सेल करते हैं, बट उसको प्रोपेगेट करना कि ये मधुबनी पेंटिंग है, और यही इसी की इसकी यही पहचान है, तो इससे जो है कल्चरल आइडेंटिटी जो मिथिला की है वो बहुत ही ज्यादा वो है, डिफरेंट होता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। बट मैं जैसे मैं हूँ, और भी बहुत सारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं कंटेम्प्रेरी काम कर रहे हैं, उनके भी सेम कंसर्न्स हैं। तो वो लोग जितना कोशिश होता है, जैसे वर्कशॉप देते हैं आर्टिस्ट, तो वो उस वर्कशॉप में इस चीज को
बिल्कुल क्लियर करते हैं कि आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ और मिक्स करते हैं तो फिर वो मधुबनी नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही है प्रयास सबका। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है उसको हम कैसे मेंटेन करके रखें। जैसे मैं कंटेम्प्रेरी काम करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं से भी कुछ ला के उसमें इन्फ्यूज कर दें। तो ये वही कर सकता है जो बहुत ही अवेयर आर्टिस्ट है, या बहुत ही अपने कल्चर के प्रति इंटरेस्टेड है, स्टिक टू रूटेड है वो। तो हम जैसे कुछ हैं आर्टिस्ट और भी जो इस तरह की चीजों को कर रहे हैं, बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी हमको बातें बताई और इसके बारे में हमसे बताया कि आगे इसका हम इसको आगे लेके कैसे जा सकते हैं। और इन सब बातचीत करने के लिए, इन सब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, और हम आपको बधाई देते हैं आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।